सभी दोस्तों को मेरा सलाम पहुंचे। मैं हूं वाहिद नसीम और एक तवील मुद्दत के बाद फिर से अपना प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं फोर्थ व्यू। दोस्तों, कहने की बात है कि कुछ तो बहुत दूर दराज की बात, कुछ बहुत राज की बात, मगर आज ठंडी के मौसम में बहुत गर्मी की बात करने वाला हूं, मगर बड़े आहिस्ता के साथ। कैलिफोर्निया में जिस तरह की आग लगी है, वो आग महज इत्तफाक है, मसनूई है, यानी आर्टिफिशियल है, लगाई गई है, या फिर क्या दुनिया से चाहते हैं और कौन चाहता है, इस पर हम थोड़ी सी एक नजर डालते हैं। मेरे ख्याल से जरूरी है, बहुत से जहनों में सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है। एलन मस्क ने भी दावा कर दिया है कि अब ये शायद दुनिया रहने के लायक न बचे, इंसानों की मेरे ख्याल से अब ये उस लायक न बचे कि इंसान इसमें रह सकें, और हमें मंगल पे जगह तलाशनी चाहिए। हर इंसान हर आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश करता है, और जो इंसान आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश करते हैं वो निहायत ही, मैं उन्हें खतरनाक और मानवता के दुश्मन मानता हूं। हालांकि एलन मस्क के बारे में अभी ये कहना बहुत मतलब कबलज वक्त होगा, अगर बहुत से लोग जो पहले इस तरह के सेंटेंस बोल चुके हैं उनके लिए मैं वाजे क्लियर हूं। तो अब थोड़ा आगे बढ़ता हूं। दोस्तों, ये आग, आपको याद होगा, एक बाबा वेंगा नाम की एक लेडी जिसका इस्तेमाल जो यहूदी, खास तौर से ज़ायनिस्ट लोग जो हैं, जो सनसन कार्टून बनाते हैं, जो बाबा वेंगा, जो नस्त्रोदम्स जैसे टूल का इस्तेमाल करते हैं, और जब उनकी भविष्यवाणी सच नहीं होती तो वो खुद उसे क्रिएट करते हैं। खुद आपको जिस तरीके से नस्त्रोदम्स ने अपनी मरने की भविष्यवाणी की, फिर उसको अब बहुत सारी बातें निकली, तो उसके अपने बेटे ने भी एक भविष्यवाणी की, और जब वो भविष्यवाणी पूरी ना हुई तो शहर में खुद ही आग लगाने चला गया, और फिर लोगों ने देख लिया, पकड़ के मार दिया। इसी तरह की जो बाबा वेंगा के नाम से या बहुत सारी ऐसी किताबों का रेफरेंस लेके लोग झूठ बोलते हैं, अपनी प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल अमेरिका में आग लगती रही है। इस बार की आग, ये आप जानते हैं कि आग के ट्विस्टर बनने शुरू हो गए हैं। वो बवंडर, जो आग के बवंडर है, मेरे ख्याल से ये पहली बार है जो आग के बवंडर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हैं और पूरे अमेरिका में आग लगा रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो इस दौर में ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जो अमेरिका ने यूक्रेन में मासूमों को मरवाने का काम किया, यानी इस वक्त यूक्रेन की हालत है कि वहां के 18 साल से कम उम्र के बच्चों को, बूढ़ों को पकड़ पकड़ के जेलेंस्की जो है वो रशियन टैंकों के सामने फेंक रहा है और उनकी मौत हो रही है। मगर इस लड़ाई को अपने आर्थिक निजाम को कायम रखने के लिए, अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए, कुछ लोग जो अमेरिका में ही खास तौर से पाए जाते हैं, उनका ताल्लुक तो खैर पूरी दुनिया के अलग अलग इलाकों से है, मगर वो जमा है इस वक्त वहां। ये लोग पूरी कोशिश करते हैं कि दुनिया उनके जूते के नीचे से ना निकले, भले ही उन्हें कोई भी इसका इस्तेमाल करना पड़े। दोस्तों, इस वक्त जो ये आग है, अगर हम ये कहें कि गाजा में जो बिल्कुल प्लेन कर दिया गया, ये उनके बच्चों की, औरतों की, मासूमों की आह है, इसे हम कलब नहीं कर सकते, क्योंकि वो इसका मुतबादिल नहीं हो सकता। अलबत्ता ये जरूर है कि कई बार जो आग लगी है, हॉलीवुड और कई जो बड़ी हस्तियां जो गाजा में कत्लेआम के समर्थक रही हैं, उनके घर भी जलकर खाक हो गए, ये बिल्कुल एक इत्तेफाक हो सकता है। ये कोई इस तरह का कोई मतलब इसको मौजज़ा हम कायम करने लगे या ओपिनियन बनाएं तो वो ज्यादा वाजिब नहीं होगा, क्योंकि सवाल ये उठता है कि हमने बहुत सी चीजों को बहुत सी बार देखा है, अ, होती रहती हैं, मगर एक चीज में इसमें थोड़ा सा आपको अलग लेके चलता हूं कि ये क्या है। आपको याद होगा दोस्तों, बहुत साल पहले मेरा एक प्रोग्राम था जिसमें मैंने खास तौर से GLB, गाइडेड लावा ब्लास्टिंग की बात की थी। गाइडेड लावा ब्लास्टिंग में मैंने ये भी बात की थी कि शायद रशिया उस मुकाम को पहुंच चुका है जब वो जमीन के किसी भी टुकड़े के नीचे
लावे की ब्लास्टिंग वो कंट्रोल कर सकता है, यानी कि वहां पर सूखा आ सकता है, वहां पर बारिशें हो सकती हैं, वहां पर टेक्टोनिक प्लेट खिसक सकती है, और वहां जहां बंजर है वहां पर हरियाली आ सकती है, और जहां हरियाली है वहां बंजर में तब्दील किया जा सकता है। यही है GLB, गाइडेड लावा ब्लास्टिंग। मैं ये नहीं कहता कि कैलिफोर्निया या अमेरिका में मजबूर होकर रशिया ने किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा, बल्कि ये भी हो सकता है कि खुद अमेरिका लावे को इसी तरह की किसी एक्सपेरिमेंट में कैलिफोर्निया में अपनी जो उसकी मुस्तैदी है उसको कायम दायम कर रखे हुए हो, और एनवायरमेंट के साथ उसने खुद छेड़छाड़ की हो, जमीन के अंदर भरे हुए लावे के साथ कोई छेड़छाड़ की गई हो, क्योंकि अचानक जितना सूखा और जितनी तेज हवाएं इस वक्त वहां पर चल रही हैं, ये टोटल अननेचुरल है। यानी कुदरती आपदा के तौर पर तो माना ही जाएगा, मगर इसको ये भी समझना जरूरी है कि किसी न किसी एक्सपेरिमेंट के नतीजे में ये हमारे सामने मौजूद है, क्योंकि ये आग फैलती जा रही है। हालांकि एलन मस्क का ये कहना कि ये पूरी दुनिया में फैल जाएगी, ये खैर मुझे एक अजीब सी बात लगती है, बचपना लगता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट जो है वो बहुत दूर है, और सब बीच में बहुत सारे समुद्र पड़ते हैं। वो अगर ट्रेवल करके आएगी तो सबसे पहले रशिया आएगी, और रशिया वो पहुंच नहीं सकती, इतना आसान नहीं होगा। बहुत सारे बर्फीले तूफानों को पार करना पड़ेगा। खैर ये बात हम छोड़ देते हैं यहीं पर कंफ्यूजन के साथ कि क्या हुआ है। मसला ये है कि एक किताब प्रिंट की गई है, शाये की गई है, जिसमें बड़ी ईमानदारी से एक बात, एक विश्लेषण पेश किया गया है जियोपॉलिटिक्स का, और मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं। इस किताब का नाम द फॉल ऑफ इजराइल लिखा है। अब ये द फॉल ऑफ इजराइल जो है, इस किताब में क्या मतलब, इसमें डैन स्टीनबॉक ने क्या कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि अमेरिका ने, यानी 1940 के बाद, अगर ये माना जाए कि 1945 के बाद, यानी जब परमाणु ब्लास्ट कर दिया गया और अमेरिका का जो मनोबल था वो 7वें आसमान पर पहुंच गया, और जो 1917 में बालफोर डिक्लेरेशन में बिना जमीन के लोगों के लिए, बिना लोगों की जमीन के नाम पर मासूमों की जमीनें छीन ली गई और वहां पर इनको बसा दिया गया, जिसे बालफोर डिक्लेरेशन कहते हैं। उसी के बाद जो है फिर वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक दुनिया आती है, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फिर जो है अरबों का अपना एक रोल होता है, जिसमें ऑटोमन एम्पायर टूट जाता है, हार जाता है, और जर्मनी की भी हार होती है। और उसके बाद फिर जो एक शुरुआत होती है इनकी, जो जायनिस्ट इस वक्त तमाम दुनिया के रोकने के बावजूद और तमाम इंटरनेशनल कानून की, कवानीन की धज्जियां उड़ाने के बावजूद अपने कारगुजारी में लगातार जारी है। मगर एक बात याद रखिएगा, एक भ्रम दुनिया में जो फैलाया गया था कि किसी भी तरीके से इजराइल जीत सकता है, उसके पीछे ना इजराइल के हथियार थे, ना इजराइल के लोगों की बहादुरी थी, बल्कि इसके पीछे बहुत स्पष्टता से आपको समझना चाहिए कि क्या था। यानी दुनिया के तमाम देशों के अंदर अपने जो लोग इस आग में जल रहे हैं, आग में कौन जल रहे हैं इस पे आता हूं, उनको कि मैं कहां इसे कनेक्ट करने जा रहा हूं। कनेक्टिविटी ये है कि इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंस कंपनी, बैंकर्स, डेवलपिंग, ये तमाम चीजों को कंट्रोल करने वाला वही रोथशाइल्ड परिवार, जिसने अपने शुरुआती दिनों में, जब उसको लगा कि मैं फाइनेंस कर रहा हूँ, ठंड बहुत है, नाक रुका हुआ है भाई, माफ करिएगा, देखिए फाइनेंस कर रहा हूँ, और जब लगा कि जहाजों को हम जो है फाइनेंस करेंगे, जो दुनिया में जाके व्यापार भी करेंगे और कब्जे भी करेंगे, वो एक अलग बात है, उनको फाइनेंस शुरू किया तो उनके जहाज लूटने लगे। जब जहाज लूटने लगे तो दूसरे भाई को इंश्योरेंस के तौर पर उन्होंने खड़ा कर दिया, यानी कि एक भाई फाइनेंस करता था और दूसरा भाई जो है वो इंश्योरेंस करता था उनका। यानी 90,000 रुपए उन्होंने पे किए, 10,000 रुपए इंश्योरेंस के नाम पे एक भाई ने रख लिए, और इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे जहाजों को एक साथ फाइनेंस किया और उनको
इंश्योरेंस अपने दूसरे भाई के साथ किया, यानी कि वो एक कैलकुलेशन कर लिया कि अगर हमने 100 जहाजों को फाइनेंस कर दिया और 100 जहाजों का इंश्योरेंस हमारे पास आ गया, तो वो कम से कम जो है 10 जहाजों जितना पैसा हमारे पास मौजूद है, जितना हमने फाइनेंस किया है। और अगर 10 जहाज 100 में से लूट जाते हैं, डूब जाते हैं, तो हमारा कोई लॉस नहीं होगा। ये पूरा गेम एक प्लान करने के बाद ये परिवार जब आगे बढ़ रहा था, तो यही इस वक्त बैंकिंग व्यवस्था, बैंकिंग निजाम, फाइनेंस कंट्रोल और इंश्योरेंस को यही लोग यहाँ तक लेके आए। और कैलिफोर्निया में भी इनके फाइनेंस थे, अमेरिका में भी इनके फाइनेंस थे, इंश्योरेंस थे। और वो इंश्योरेंस मेरे ख्याल से काफी बड़ा घाटे में इस बार जाएंगे। और इधर से रशिया आखिरी चोट करने के लिए तैयार है। इधर जो हम बात कर रहे हैं उन्हीं लोगों की, कि उन लोगों ने पूरी दुनिया के राजाओं को, वजीरों को, मुशीरों को, फौजियों को, सिस्टम को खरीद के रखा और पैसा उनके पास फेंकते गए। और ये ताकत इजराइल की जो थी वो ये थी कि चाहे वो ईरान हो, चाहे सऊदी अरब हो या कहीं और हो, इन सभी देशों के अंदर इनका एक नेटवर्क फैला था। किसी को चैनलों के नाम पे इन्होंने फाइनेंस किया, तो किसी को कंपनी के नाम पे फाइनेंस किया, तो किसी को इन्होंने मतलब एजेंट के तौर पर फंडिंग की। तो कुल मिला के पूरी दुनिया को पैसे के जाल में फंसा के उसकी रस्सी अपने हाथ में खींच कर बैठे हुए कहते हैं एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। और ये कंट्रोल सिस्टम, चूंकि इनका बिगड़ेल बच्चा जो इजराइल था, जिसे दुनिया में प्रचारित किया गया था, मजबूर किया गया था, यानी इनके पास हथियार जो है वो सब अमेरिकन, ब्रिटेन, ये फ्रांस, आप देखते हैं ना कि वो लड़ रहे हैं 2000 लोगों के साथ में, मतलब 20,000 लोगों के साथ में 20 किलोमीटर के टुकड़े में, और पूरी दुनिया से हथियार मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। ये बहादुरी इनकी बताई गई थी। तो फ्रॉड, दुनिया में फ्रॉड लोगों के साथ इस बार ईश्वर ने फ्रॉड कर दिया है। और ये फ्रॉड जो है इनका, इस आग के, मुझे हंसना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे बेचारे कमजोर, माजूर, मजबूर लोग, बहुत बच्चे, उनके घर उजड़े हैं, ये अच्छा नहीं हुआ है। मगर सवाल ये है कि दुनिया के घर उजाड़ने को फाइनेंस करने वाले लोग भी इन्हीं इलाकों में रहते हैं, जिन्होंने यूक्रेन उजड़वाया है, जिन्होंने गाजा उजड़वाया है, जो दुनिया के, जिन्होंने इराक उजड़वाया है, जिन्होंने लीबिया उजड़वाया है, जिन्होंने अफगानिस्तान में खंडर बनवाए हैं, जिन्होंने वियतनाम को बर्बाद किया है, जिन्होंने मतलब पूरी दुनिया की लाशें बेचकर पैसे कमाने वाले पहली बार आग का नजारा देख रहे हैं। खैर, मुझे बिल्कुल अफसोस है उन लोगों पे जो बेगुनाह हैं वहां पर, मगर मुझे उन फाइनेंस कंपनियों पे कोई अफसोस नहीं है, उनके बैंकिंग निजाम पे कोई अफसोस नहीं है, जिन्होंने इस दुनिया को जलाने का, मारने का, बर्बाद करने का काम किया है और लोगों की खून, खाल और बाल बेचकर पैसे कमाए हैं। कुल मिलाकर ये आग जो है वो सिर्फ अब आग नहीं है, ये आग समझ लीजिएगा कि एक तख्ता पलट हो चुका है उस निजाम का जो 500 साल से दुनिया को बिल्कुल अपने कब्जे में, अपने जूते के नीचे रखे बैठा हुआ था। ये ऊपर वाले की एक ऐसी लाठी पड़ी है। इस आग को आप सिर्फ आग न सोचें, कुछ अरब डॉलर का नुकसान न सोचें, बल्कि इससे जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा पूरे यूरोप के आम जनता के अंदर, अमेरिकन के लोगों के दिमागों के अंदर, ये मनोवैज्ञानिक तौर पर इसको गाजा से और यूक्रेन के मासूमों से कनेक्ट किया जाएगा। मासूम दो अलग अलग तरीके के हैं। वो मासूम जिन्हें जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जाता है, और जबरदस्ती जो सिविलियन को नहीं मारना चाहता, उनके टैंकों के नीचे सिविलियंस को जबरदस्ती फौजी कपड़े पहनाकर लिटाने वाले ये लोग जेलेंस्की के साथ मिलकर, ज़ायनिस्ट जेलेंस्की के साथ मिलकर जो खेल खेल रहे हैं, ये उसके नतीजे जो हैं वो हमको देखने को मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपको मैं अब ये कहना चाहता हूं कि अब जो दुनिया में फाइनेंशियली राज करने का वक्त था, ये इस आग में जल के सुहा हो चुका होगा। यहाँ इनका मनोबल सुहा हो चुका होगा। और पिछले 2 दिनों में जिस तरीके से आईडीएफ के जवानों को स्वर्गलोक या नर्कलोक पहुंचाया है गाजा में, वो इनको मनोबल तोड़ने में काफी काम है। कल और आज भी जिस तरीके से प्रोटेस्ट इजराइल के अंदर हो रहा है नेतन्याहू के खिलाफ, वो देखने वाला है। ट्रंप भी धमकी दे रहा है। कुल मिला के ट्रंप धमकी ना भी दे, ट्रंप अगर अमन ना भी चाहे तो कर क्या लेगा। और पिछले 3 साल में अमेरिका और अमेरिका के क्रूर लोग, बाइडन और नेतन्याहू जैसे जल्लादों और ब्रिटेन में छुपे बैठे हुए शैतानों जैसे लोगों के बस का क्या था। जो था वो सब कुछ किया। नतीजा, कोलैप्स करने के कगार पर जर्मनी खड़ा है। ब्रिटेन सर्वाइवल के लिए रास्ते ढूंढ रहा है। फ्रांस जो है वो अपनी स्थितियों को, उनके प्रधानमंत्री कभी हटाए जा रहे हैं तो कभी रखे जा रहे हैं।
पूरे यूरोप में अफरा तफरी का माहौल है। चूंकि मीडिया, भोंपू और तथाकथित पत्रकार इनके कब्जे में होते हैं और इनके मानसिक गुलाम है, इसलिए इनकी भारी तबाही को भी वो देख नहीं पा रहे हैं। इनके युग की समाप्ति हुई और पत्थरों का दौर स्टार्ट नाउ। तो सवाल ये उठता है कि ये आग पश्चिमी जगत को, जिन्होंने 500 साल दुनिया में जुल्म सितम ढाए हैं, उनके पत्थरों के दौर की शुरुआत है। आज मैं इतना ही नए स्टूडियो से आपसे बात कर रहा हूं। कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी आपको सरप्राइज मिलने वाला है, वो मिलेगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इंतजार कीजिएगा, कल फिर मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। इजाजत दें, खुदा हाफिज।